वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रंथालयों और सूचना केंद्रों के प्रकार के बारे में। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि ग्रंथालय की आवश्यकता जो है वो हमारे समाज में किस किस तरीके से होती है, ग्रंथालय का क्या महत्व है समाज के लिए और ग्रंथालय के जो कार्य हैं वह समाज में किस तरीके से आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर आप देखें तो ग्रंथालय लोगों की साक्षरता में वृद्धि करता है। ग्रंथालय को सेवाओं से लोगों को ज्ञान और कौशल व उत्पादकता में सकारात्मक वृद्धि कराता है, जिसके कारण किसी भी एक राष्ट्र के विकास में एक ग्रंथालय का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर आप संसार में देखें, ग्रंथालय कई प्रकार के होते हैं और जैसे कि हम इस आज के पाठ में विभिन्न प्रकार के ग्रंथालयों के बारे में चर्चा करेंगे। आज इस पाठ में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मेन उद्देश्य है ग्रंथालयों के प्रकार की पहचान करना कि कितनी तरह के जो ग्रंथालय हैं वो होते हैं, जैसे कि सार्वजनिक ग्रंथालय जिसके बारे में हम अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद शैक्षिक, विशिष्ट और राष्ट्रीय ग्रंथालय जो है वो हमारे आज के समय में उपलब्ध हैं। इसके अलावा हम ग्रंथालय वर्गीकरण के मानकों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम प्रत्येक प्रकार के ग्रंथालयों के उद्देश्यों, कार्यों और सेवाओं का वर्णन जो है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इस पार्ट में हम आज शैक्षिक और सार्वजनिक ग्रंथालयों के विभिन्न स्तरों के बारे में भी जानेंगे कि शैक्षिक और सार्वजनिक ग्रंथालय जो है वो किस किस प्रकार के जो है होते हैं। इसके बाद हम प्रत्येक प्रकार के ग्रंथालय के उदाहरण दे सकने में भी सक्षम होंगे। तो शिक्षार्थियों, आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रंथालय के 4 प्रकार होते हैं। पहला जो है वो शैक्षिक ग्रंथालय होता है जो कि शिक्षा संस्थानों से जुड़ा होता है। दूसरा जो है सार्वजनिक ग्रंथालय होता है जिसको हम पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, जिसको कि किसी भी देश की सरकार जो है किसी एक कानून के अंतर्गत बनाती है। इसके अलावा विशिष्ट, जिसको कि हम स्पेशल लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। स्पेशल लाइब्रेरीज या फिर विशिष्ट ग्रंथालय कुछ इस तरीके के ग्रंथालय होते हैं जो कि कुछ स्पेशलाइज्ड स्पेशल इंस्टीट्यूशंस जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट में किसी एक देश में या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट करते हैं, उस अपने इंस्टीट्यूट के साथ बनाए जाते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय होते हैं जो कि चौथे तरीके की पुस्तकालय है। और एक्चुअली में राष्ट्रीय पुस्तकालय की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वो एक राष्ट्र के द्वारा बनाए जाते हैं। किसी एक देश में एक या एक से ज्यादा राष्ट्रीय पुस्तकालय हो सकते हैं और वो पुस्तकालय जो है बेसिकली किसी एक देश में प्रिंट होने वाले, पब्लिश होने वाले जितने भी लिटरेचर है, जितना भी सामग्री है, प्रिंट सामग्री या फिर नॉन प्रिंट सामग्री, उसको हम अपने पास रखने के लिए या उसको संग्रह करने के लिए इस तरीके के ग्रंथालयों को बनाया जाता है। तो आइए आज हम सबसे पहले जो है सार्वजनिक ग्रंथालय के बारे में चर्चा करते हैं। एक्चुअली अगर हम सार्वजनिक, जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि सार्वजनिक मतलब पब्लिक, ये एक इस तरीके का ग्रंथालय होता है जो सभी जनता के लिए, सभी पब्लिक के लिए ये खोला जाता है और इसको किसी न किसी एक्ट या किसी न किसी कानून या किसी न किसी लॉ के अंदर इसको खोला जाता है। अगर सार्वजनिक ग्रंथालय की बात करें तो ये एक सामाजिक संस्था है और यह समाज के कल्याण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप सार्वजनिक ग्रंथालय के विकास के लिए चर्चा करें तो इसके बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि अगर सार्वजनिक ग्रंथालय को खोलने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो जनता को ज्ञान के लिए प्रेरित करना है, ताकि वो अपने रोज की जो कार्यविधि है, कार्यप्रणाली है, उसमें सक्षमता प्राप्त करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति करें। इसके अलावा स्वय शिक्षा के माध्यम से साक्षरता का स्तर सुधारने के लिए भी सार्वजनिक ग्रंथालय का बहुत ही बड़ा रोल होता है। जैसे कि स्वय शिक्षा मतलब सेल्फ लर्निंग, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की अगर हम बात करें तो ये सेल्फ लर्निंग को जो है बढ़ावा देता है और सेल्फ लर्निंग के लिए आप जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो सार्वजनिक विद्यालय हैं, जैसे कि किसी भी सेल्फ लर्निंग के लिए या स्वय शिक्षा के लिए एनरोल किसी भी भारत के किसी भी कोने से करा सकते हैं, या मैं कहना चाहूँगा कि संसार के किसी भी कोने से करा सकते हैं। तो उस तरीके से आपको वहाँ की पढ़ाई को पूरा करने के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय के बहुत बड़ा अपना एक योगदान होता है। इसके बाद सूचना प्रसार केंद्र के रूप में भी, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के रूप में भी सार्वजनिक ग्रंथालय का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि आप जैसे देखेंगे कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और आप किसी इंस्टीट्यूशन से या फिर आप किसी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े नहीं हुए हैं और आपको सूचना चाहिए, तो सार्वजनिक ग्रंथालय जो है उसका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है एक आम इंसान की जिंदगी में। इसके अलावा आप देखेंगे कि सार्वजनिक ग्रंथालय जो है जीवन भर सीखने की आवश्यकता के केंद्र के रूप में भी बहुत ही ज्यादा रूप से माना जाता है, क्योंकि आप कभी भी किसी भी उम्र में आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो उस केस में अगर आपके घर के पास में
या आपके रीच में कोई अगर सार्वजनिक ग्रंथालय है तो आप बहुत आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ये एक समुदाय का बौद्धिक केंद्र बनाने के लिए भी काम आता है। इसके अलावा मनोरंजन केंद्र के रूप में भी काम आता है, क्योंकि बहुत सारी पत्रिकाएं होती हैं जिसको मनोरंजन के लिए जनता जो है पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए सार्वजनिक ग्रंथालय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक ग्रंथालय जो है विज्ञान व प्रौद्योगिक क्षेत्र में प्रगति के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना जाता है। तो अगर हम देखें इतने सारे तथ्यों के बिहाफ पर कि सार्वजनिक ग्रंथालय होता क्या है, तो हम नतीजे पर पहुंचेंगे कि सार्वजनिक ग्रंथालय जो है वो एक गैर लाभ के ग्रंथालय है, क्योंकि उसमें कोई प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं, इवन नॉन प्रॉफिट मेकिंग के लिए इसको बनाया जाता है, और जिसकी स्थापना जिसको कि बनाया जाता है जनता के उपयोग के लिए। और जनता के उपयोग के लिए कैसे बनाया जाता है? जनता की निधि द्वारा, जैसे कि जनता के ही पैसों के द्वारा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सार्वजनिक ग्रंथालय जो है जनता के द्वारा, जनता के हित के लिए, जनता के लिए संचालित होते हैं। और यहाँ प्रत्येक नागरिक जो है बिना किसी भेदभाव के, जैसे कि जन्म, जाति, रंग, लिंग, समाज, आर्थिक और शैक्षिक स्तर के निःशुल्क सेवा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक ग्रंथालयों को खोला जाता है। आमतौर पर अगर आप देखेंगे कि सभी प्रकार के ग्रंथालयों को 5 उद्देश्य होते हैं, जिससे कि शिक्षा, एजुकेशन के लिए, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन के लिए, मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट के लिए, सौंदर्य प्रशंसा और अनुसंधान मतलब रिसर्च के लिए। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो शैक्षिक ग्रंथालय जो है उसका जो मुख्य उपयोग है वो तो शिक्षा के लिए होता है या फिर रिसर्च के लिए होता है। और विशिष्ट ग्रंथालय जो है, जैसे कि हमने अभी शुरुआत में बताया था, विशिष्ट या फिर स्पेशल ग्रंथालय जो है उसका जो इस्तेमाल है वो स्पेशल रिसर्च या हाई लेवल के रिसर्च के लिए किया जाता है। और मगर अगर आप सभी चीजों को देखें, सार्वजनिक ग्रंथालय एक इस तरीके का पुस्तकालय है जिसका प्रयोग शिक्षा के लिए भी किया जाता है, उसका प्रयोग हायर एजुकेशन के लिए भी किया जाता है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी इस सार्वजनिक ग्रंथालय का प्रयोग किया जाता है। तो ये सार्वजनिक ग्रंथालय का जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से? देखिए, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट में और आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो 1949 में एक्चुअली में सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो जो है वो यूनेस्को ने रिलीज किया था, इसको बनाया था, और उसके बाद 1972 में इसको संशोधित किया गया। शिक्षार्थियों, देखिए ये जो तिथियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी आप कभी इस अपने कोर्स को पूरा करने के बाद किसी रिटन टेस्ट के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का जो मैनिफेस्टो है जो कि सार्वजनिक ग्रंथालय या पब्लिक लाइब्रेरी के लिए बनाया गया था, ये कब बना, ये कब बन के तैयार हुआ और इसका जो संशोधन है वो कब हुआ? तो उसके बाद 1994 में इफ्ला, जो कि इंटरनेशनल बॉडी है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो लाइब्रेरीज हैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जिसको कि हम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एवं फेडरेशन इफ्ला कहते हैं, उसके सहयोग से यूनेस्को ने एक सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र तैयार किया 1994 में। और इस घोषणा पत्र के एक्चुअली में व्यापक रूप से सभी देशों द्वारा स्वीकार किया गया जो भी यूएन के मेंबर थे। और यह सार्वजनिक ग्रंथालय के अगर आप देखेंगे इसके उद्देश्य और गतिविधियां और सेवा, इन सब के लिए जो है इस घोषणा पत्र को इस्तेमाल किया जाता है। तो देखेंगे कि इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है, ये किस लिए इसको बनाया जाता है। तो अगर आप इस चीज को जानना चाहेंगे कि सार्वजनिक ग्रंथालय को क्यों बनाया गया है, तो इसके लिए बहुत सारे जो तथ्य हैं इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बाल्यकाल से ही बच्चों को पाठन क्षमता तथा पाठ्य रुचि, जिसको कि हम इंग्लिश में कहेंगे इनकलकेटिंग ऑफ रीडिंग हैबिट अमंग स्टूडेंट्स, तो इसको बढ़ाने के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय जो है इसको बनाया गया, इसको स्टेब्लिश किया गया, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा जो दूसरा हमारा उद्देश्य है जो सार्वजनिक ग्रंथालय का रहेगा वो है व्यक्तिगत तथा स्वयं संचालित शिक्षा के साथ साथ औपचारिक शिक्षा को भी समर्थन देना। मतलब जैसे कि अगर हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे तो इसमें पर्सनल और जो सेल्फ लर्निंग जो है, एजुकेशन जो है, उसके लिए भी हमारा सार्वजनिक ग्रंथालय का जो एक्चुअली जो बनाने का जो मकसद है वो यूज किया गया। इसके बाद व्यक्तिगत सार्वजनिक विकास के लिए, बाल तथा युवा वर्ग के काल्पनिक तथा सार्वजनिक प्रतिभा के प्रोत्साहन करने के लिए, इसके अलावा सांस्कृतिक परंपराओं, कला, प्रेम, वैज्ञानिक उपलब्धि तथा नव परिवर्तन के प्रति जागरूक करने के लिए भी सार्वजनिक ग्रंथालय को बनाया गया। आप देखेंगे इसके अलावा इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं जो कि सार्वजनिक ग्रंथालय को बनाया जाना पड़ा। जैसे कि बहुत सारे नागरिकों को सभी प्रकार की सामुदायिक सूचनाएं चाहिए होती हैं, तो आप नॉर्मली जो नागरिक है वो जो क्लोज लाइब्रेरीज हैं वहां नहीं जा सकती, तो सार्वजनिक ग्रंथालय को उस समय में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो स्थानीय उद्यम है या फिर संघों तथा समहित समूह हैं, उन लोगों को पर्याप्त सूचना प्राप्त करने के लिए भी सार्वजनिक ग्रंथालय
जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, क्योंकि सार्वजनिक ग्रंथालय पब्लिक लाइब्रेरी है, तो सभी आयु वर्ग के व्यक्ति जो हैं उनको साक्षरता संबंधी मदद देने के लिए और बाकी जो दूसरी गतिविधियां और जो योजनाएं हैं उसमें भाग लेने के लिए भी सार्वजनिक ग्रंथालय को बनाया गया है। देखिए, अगर हम संक्षेप में कहना चाहें कि सार्वजनिक ग्रंथालय होते क्या हैं, तो हम देखेंगे कि यूनेस्को ने जो अपनी पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र को तैयार किया है, उसमें जो मेन जो भूमिका जो है, जो सार्वजनिक ग्रंथालय निभाते हैं या निभाने वाले हैं या निभाते हैं, ये सेवा क्षेत्र जो है वो है सूचना केंद्र। ये एज ए इंफॉर्मेशन सेंटर आपको मतलब आप इसको देख सकते हैं। आप इसको स्व शिक्षा केंद्र की तरह देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सांस्कृतिक केंद्र की तरह भी देख सकते हैं और स्थानीय सांस्कृतिक सामग्री केंद्र की तरह भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया सार्वजनिक ग्रंथालय के उद्देश्य एवं कार्य के बारे में। अब देखिए, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन यापन और स्व शिक्षा प्राप्त करने में इन सब चीजों में सार्वजनिक ग्रंथालय का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखिए, जैसे कि अभी तो हमने डिस्कस किया कि सार्वजनिक ग्रंथालय होते क्या है, मगर क्या आपने कभी अपने घर के आसपास या आप जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र के आसपास या अपने राज्य में देखा है कि कोई सार्वजनिक ग्रंथालय है? देखिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और अलग अलग ब्रांचेस पर अगर आप अलग अलग उसके जो जगह पे वो खुली हुई हैं, आप वहाँ जाके देखेंगे किस तरीके से जो है आम पब्लिक जो है उस लाइब्रेरी की बुक्स को इवन आजकल तो डिजिटल मटेरियल भी वहाँ पर अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप जो है लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा पटना की खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, जिसको कि एंशिएंट लाइब्रेरी, बहुत पुरानी लाइब्रेरी माना जाता है और वहाँ उसको भी जनरल पब्लिक जो है वो एक्सेस कर सकती है। इसके बाद कोनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी है, जो कि चेन्नई में अवेलेबल है और ये जो कोनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी है चेन्नई में अवेलेबल है, ये भी एंशिएंट लिटरेचर के लिए बहुत ही फेमस है। तो ये तो हमने डिस्कस किया था पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। अब हम जो दूसरी तरीके की लाइब्रेरी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शैक्षिक ग्रंथालय। और किसी भी आप जानते हैं कि किसी भी शैक्षिक संस्थान के ग्रंथालय की कितनी भूमिका होती है उस संस्थान के विकास के लिए। उसमें अगर कोई भी शैक्षिक संस्थान है तो उसकी जो रेटिंग है, उसको जो हम तुलना करते हैं, उसको जो मापते हैं, उसमें उसकी लाइब्रेरी, उसकी भूमिका को भी हम बहुत अच्छी तरीके से उसकी क्षमता को अनुरूप करते हैं। और अगर किसी शैक्षिक संस्थान की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, ग्रंथालय बहुत अच्छा है, तो हम ये मानते हैं कि उस शैक्षिक संस्थान का जो स्तर है वह बहुत ही बड़ा होता है। अब देखिए, जो शैक्षिक संस्थान है इसमें 4 तरीके के उपभोक्ता होते हैं, जो कि शिक्षा के स्तर के अनुरूप जो हैं, जो उपयोक्ताओं को सेवा प्रदान की जाती है। देखिए, ये होते हैं विद्यार्थी। कौन कौन से इसमें हम इसको कह सकते हैं कि कितने कितने तरीके के यूजर्स जो हैं एक शैक्षिक संस्थान में होते हैं। देखिए, पहले है विद्यार्थी होते हैं, दूसरा शिक्षक होते हैं, शोधार्थी होते हैं और संस्था के प्रशासनिक या व्यावसायिक कर्मचारी और अन्य तरह के कर्मचारी होते हैं। तो शैक्षिक ग्रंथालय की अगर हम बात करें तो ग्रंथालय के प्रकार के अनुसार उनके उद्देश्य, कार्य, वित्त सोर्स, योग्यता, पद और कर्मचारी की संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है। और क्योंकि अलग अलग तरीके के शिक्षक संस्थान होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। ये अभी हम जो आगे जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, शिक्षक ग्रंथालय की अगर आप बात करें तो हम इनको 3 समूहों में बांट सकते हैं। पहला है विद्यालय ग्रंथालय, जहाँ जिसमें कि छोटे बच्चे जो होते हैं उन लोगों के लिए जो ग्रंथालय होते हैं, जो कि विद्यालय के साथ जो है जुड़े होते हैं। दूसरे होते हैं महाविद्यालय ग्रंथालय, जिसको कि हम कॉलेज लाइब्रेरीज बोलते हैं। महाविद्यालय ग्रंथालय होते हैं जहाँ पे कि बच्चों को जो कि अब हायर स्टडीज की तरफ जा रहे हैं स्कूल के बाद, वहाँ की सर्विसेज, वहाँ की सेवाओं के लिए जिस ग्रंथालय को बनाया जाता है। तीसरे तरीके के जो ग्रंथालय हैं वो विश्वविद्यालय ग्रंथालय हैं, जो कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के नाम से जानते हैं, और ये हाई क्लास और इंटेंसिव रिसर्च के लिए इन विश्वविद्यालयों को बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम विद्यालय ग्रंथालय के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली विद्यालयों को जो भी शिक्षा वे प्रदान करते हैं, उस शिक्षा स्तर के आधार पर हमें 4 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, विद्यालय जो है वो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, एक मिडिल होते हैं, प्राथमिक जो है 5वीं तक की शिक्षा वाले होते हैं, मिडिल होते हैं जो कि 8वीं तक के होते हैं, एक माध्यमिक होते हैं जो 10वीं तक होते हैं, और इसके अलावा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होते हैं जो कि 12वीं तक होते हैं, और जो एक्चुअली में अपने उपयोक्ता मतलब यूजर्स की आवश्यकता की पूर्ति
करते हैं। तो ये बेसिकली विद्यालय ग्रंथालय के बारे में हमने बताया, और इनका जो बेसिकली जो विद्यालय ग्रंथालय का जो मेन उद्देश्य होता है वो बच्चों के अंदर पुस्तकों को पढ़ने की अभिरुचि जागृत करना होता है। इसके अलावा पुस्तकों के प्रति उनका प्रेम को बढ़ाना होता है। और विद्यालय ग्रंथालय अगर आप देखेंगे तो वो बच्चों के अंदर पढ़ने में अभिरुचि की आदतों को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल लेवल में या फिर विद्यालय लेवल पे अगर वो पढ़ना नहीं सीख जाते, उनकी आदत में नहीं आता है, तो आगे हायर एजुकेशन के टाइम पर वो ज्यादा एक्सेल या अच्छा नहीं कर पाते। इसलिए विद्यालय ग्रंथालय जो होते हैं उनकी जो वैल्यू है, उनका जो काम है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बहुत ही हाई होती है। तो आप देखेंगे कि विद्यालय ग्रंथालय जो है इनके बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि छात्रों एवं शिक्षकों के लिए ज्ञान प्राप्ति एवं शिक्षण हेतु उत्तम संग्रह को निर्माण करना, संग्रहित सामग्री को उचित व्यवस्थित एवं प्रदर्शन करना, कार्यात्मक भौतिक सुविधाएं जैसे भवन, फर्नीचर और उपकरण उपलब्ध कराना, और योग्य प्रतिबद्ध कर्मचारियों की नियुक्ति करना। तो आप देखेंगे जो विद्यालय होते हैं इसमें जो लाइब्रेरीज होती हैं, विद्यालय ग्रंथालय होते हैं, इनकी जो सेवाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न तरह की जो सेवाएं हैं वो प्रदान करते हैं। जैसे आगम निर्गम जिसको कि हम इशू रिटर्न कहते हैं, अध्ययन जिसको कि स्टडी एरिया के बारे में हम कह सकते हैं, इसके अलावा संदर्भ सेवा जैसे कि रेफरेंस सर्विसेज कह सकते हैं, और इसके अलावा छात्रों में पुस्तकें व अन्य पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी सामग्री है उसको पढ़ाने की रुचि के उद्देश्य से उनका मार्गदर्शन व परामर्श प्रदान करना। इसके अलावा विद्यालय आप देखेंगे, आप ऐसे तो आप भारत के जिस भी क्षेत्र में होंगे आपके यहाँ स्कूल होंगे, स्कूल के विद्यालय के अंदर जो है लाइब्रेरी होगी, आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं। बट जैसे कि आप अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पब्लिक स्कूल की जो लाइब्रेरी है, दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रंथालय है, वो विद्यालय ग्रंथालय का उदाहरण है। इसके अलावा कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल ग्रंथालय दिल्ली जो है वो एक स्कूल लाइब्रेरी का उदाहरण है। तो शिक्षार्थियों, आइए अब हम जो शैक्षिक ग्रंथालय है उसके दूसरे प्रकार को डिस्कस करते हैं, जिसमें महाविद्यालय ग्रंथालय है, जिसको हम कॉलेज लाइब्रेरी के नाम से जाना जा सकते हैं। देखिए, अब देखिए महाविद्यालय स्तर पर जब स्कूल से बच्चे महाविद्यालय में आते हैं तो एक्चुअली वो एक नई चुनौती के साथ आते हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं एक क्लास के अंदर बहुत कम होते हैं। बट महाविद्यालय में क्या होता है कि बच्चों की संख्या जो है क्लास में, युवाओं की संख्या, मैं कहूँगा युवाओं की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस केस में जो महाविद्यालय ग्रंथालय है, क्योंकि उसमें सेल्फ लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेल्फ लर्निंग इन द सेंस कि क्योंकि क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, उनके ऊपर एक टीचर जो है इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो ग्रंथालय की जो भूमिका है वो बढ़ जाती है, और उस समय में जो है महाविद्यालय ग्रंथालय का रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सामने आ जाता है। तो एक्चुअली में महाविद्यालय ग्रंथालय मतलब कॉलेज लाइब्रेरी को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जूनियर महाविद्यालय है, डिग्री महाविद्यालय है, स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, और व्यावसायिक महाविद्यालय होता है। अगर आप महाविद्यालय ग्रंथालय की बात करें तो इसके भी कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि महाविद्यालय जो कॉलेज जो लाइब्रेरी होती है, ये इसमें जो एनरोल्ड स्टूडेंट होते हैं, जो नामांकित स्टूडेंट होते हैं, या फिर उनके जो शिक्षक होते हैं, उनके जो अलग अलग तरीके के विषय होते हैं उसकी गहन जानकारी रखना, और ताकि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए वो डॉक्यूमेंट जो है वो जो किताबें हैं वो उन तक पहुंचाना। इसके अलावा उच्च शिक्षा और स्व अध्ययन के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करना भी महाविद्यालय ग्रंथालय के उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि विद्यालयों, सरकारी विभागों, नागरिक समस्याओं, संस्थानों, व्यवसाय प्रतिष्ठानों, व्यवसाय तथा उद्यमियों का उच्च कार्यभार संभालने के लिए भी छात्रों को तैयार करना इन महाविद्यालय ग्रंथालयों का उद्देश्य होता है। इसके अलावा आप देखेंगे छात्रों को विभिन्न व्यवसाय जैसे कि विधि, लॉ के बारे में, आयुर्विज्ञान, मेडिकल के बारे में, या फिर अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी इत्यादि में प्रशिक्षित करने के लिए भी इन महाविद्यालय लाइब्रेरीज की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। अगर आप महाविद्यालय ग्रंथालय की बात करें तो महाविद्यालय ग्रंथालय बहुत सारे कार्य करती है, जैसे कि शिक्षा या छात्रों को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए या अनुसंधान करने के लिए जो भी लिटरेचर, जिस भी बुक की या जिस भी एडवांस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा कुछ भौतिक सुविधाएं, जैसे कि बैठकर आपको पढ़ना है, या फिर कुछ फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर जिस पे आप बैठ के कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं, या फिर आपका उपकरण आदि उपलब्ध कराने के अभी ये कार्य करते हैं। इसके अलावा ग्रंथालय के अंदर संदर्भ पुस्तकों की व्यापक मतलब रेफरेंस बुक्स की जो है व्यवस्था कराना भी महाविद्यालय ग्रंथालय की एक बहुत ही बड़ी क्षेत्र प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो अब आप देखेंगे कि महाविद्यालय जो कि कॉलेज ग्रंथालय है उसकी जो सेवाएं हैं वो बहुत ही सिंपल होता है। जो भी स्टूडेंट है उनको जो जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट है उनको आपको जो है उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड एडवांस किताबें आपको प्रोवाइड करानी है, उनको सामग्री प्रोवाइड करानी है, जिससे कि सूचना, संदर्भ और कुछ रेफरेंस सर्विसेज और एसडीआई सर्विसेज जो होते हैं यहाँ उनका रोल शुरू हो जाता है। इसके अलावा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर नवीन पुस्तकों को प्रदर्शित करना और या फिर मल्टीमीडिया सामग्री की सूची तैयार करना
करना, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र जो है, उनसे उनको जो अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आसानी से मिल सके। इसके अलावा स्कूल लाइब्रेरी और विद्यालय लाइब्रेरी और महाविद्यालय लाइब्रेरी के अंदर देखिए आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस ये होता है कि इसमें रिप्रोग्राफिक सर्विसेज जो है आपको देती हैं, जो कि स्कूल लाइब्रेरी में नहीं होती। इसके अलावा मल्टीमीडिया सामग्री, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके लिए इसकी भी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इस महाविद्यालय ग्रंथालय में होती है। देखिए स्कूल लाइब्रेरी में जो है या विद्यालय लाइब्रेरीज के अंदर इतना ज़्यादा जो है हमें किसी समिति की या फिर किसी एक कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अगर आप देखेंगे महाविद्यालय ग्रंथालय, इसमें एक ग्रंथालय समिति होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस ग्रंथालय समिति में जो उस किसी ग्रंथालय का प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल है, वो समिति के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद इस समिति के अंदर लाइब्रेरियन जो है वो सदस्य, जो वो एज ए सचिव, एज ए सेक्रेटरी वो इसमें काम करता है, और विद्यालय के कुछ वरिष्ठ अध्यापक और कभी-कभी महाविद्यालय के बाहर के कुछ ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की जो स्पेशलिस्ट हैं उनको रखा जाता है। और जैसे भी जितना भी रोज का जो मटेरियल आपको चाहिए होता है, जो भी किताबें उसमें प्रोक्योर करनी है, बुक्स प्रोक्योर करनी है, या कौन-कौन सी सर्विसेज सेवाएं हमें देनी है, इन सब की जो डिसीजन है वो इस ग्रंथालय समिति के लिए दिया जाता है। और कॉलेज ग्रंथालय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनका जो फंड है, उनके लिए जो ग्रांट है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से प्राप्त होती है, और कभी-कभी राज्य सरकार से भी ये अनुदान प्राप्त होता है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट से फीस ली जाती है और छात्रों से जो जुर्माना प्राप्त किया जाता है, ये जुर्माना इसके फंडिंग के लिए, लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। अगर आप महाविद्यालय ग्रंथालय के उद्देश्य देखेंगे तो जैसे कि करोड़ीमल महाविद्यालय ग्रंथालय है दिल्ली, आप देखेंगे वो जो है यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज जो है महाविद्यालय करोड़ीमल, उसके साथ अटैच है। इसके अलावा लक्ष्मीबाई महाविद्यालय ग्रंथालय इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो सरकारी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ग्रंथालय कोयम्बटूर है, वो भी इसका एक सजग उदाहरण है। तो अब शैक्षिक ग्रंथालय में हम विश्वविद्यालय ग्रंथालय के बारे में जानेंगे। विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। अब देखिए कि 1947 के बाद से ही जो यूनिवर्सिटी है उसकी डेवलपमेंट जो है बहुत तेजी से के साथ, देखिए आप देखेंगे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं, केंद्रीय विद्यालय जो हैं, ये भी बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी जो है यूनिवर्सिटीज को बनाया जा रहा है। अब देखिए विश्वविद्यालय की जो ग्रंथालय है, इसके जो रोल है ये बहुत ही अलग तरीके से होते हैं। अगर आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय ग्रंथालय जो है उनके लक्ष्य और उद्देश्य जो है उनको पूरा करने के लिए, या उनको उसकी जो सर्विसेज है, उसकी जो उद्देश्य है वो बहुत अलग हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर जब भी कोई स्टूडेंट आता है, कोई छात्र आता है, तो उसको एक स्पेशल इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि वो सरकार या फिर उद्यम, स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, विधि, रक्षा, किसी भी समय पर किसी भी चीज़ पर एडवांस नॉलेज उसको चाहिए। तो जो विश्वविद्यालय ग्रंथालय है उसका जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसकी जो सर्विसेज हैं, इसके जो कार्य हैं, ये भी बहुत ही अलग तरीके के होते हैं। तो अगर आप कार्य देखें तो जो विश्वविद्यालय ग्रंथालय है ये ज्ञान प्राप्ति के लिए, शिक्षक शोध तथा प्रकाशन इत्यादि में जो है वो मदद करता है। इसके अलावा ये ग्रंथालय में संग्रहित सामग्री को पाठकों के उपयोग के लिए व्यवस्थित करता है। देखिए इसमें जो पहले वाली लाइब्रेरीज थी उसके अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके या एब्स्ट्रैक्टिंग या इंडेक्सिंग करके प्रोवाइड कराने का प्रोविजन नहीं था, बट विश्वविद्यालय को ऐसा कराना पड़ता है, विश्वविद्यालय ग्रंथालय को ऐसा कराना पड़ता है, ताकि छात्रों को जो है सटीक इंफॉर्मेशन मिल पाए। इसके अलावा आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय ग्रंथालय जो है इसके अंदर बहुत सारी नई सेवाएं आ जाती हैं, जिसमें जैसे कि रिप्रोग्राफिक सर्विसेज आ जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है एसडीआई सर्विसेज आ जाती है। इसके अलावा जो है पाठक शिक्षा आ जाती है। इसके अलावा प्रलेखों का आरक्षण आ जाता है। इशू रिटर्न तो होता ही है, साथ में आरक्षण जो है किताबों का भी, वो भी इसमें शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें जो बहुत सारी नई तरीके की जो एडवांस जो लिटरेचर है, जो कि एक शोधकर्ता को, एक एनरोल्ड शोधकर्ता को या फिर एक टीचर को चाहिए, वो इसमें बहुत अच्छे से जो है प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए जैसे कि एक महाविद्यालय में ग्रंथालय समिति होती है, विश्वविद्यालय के अंदर भी लाइब्रेरी के लिए, ग्रंथालय के लिए एक समिति बनाई जाती है, जिसके अंदर जो उस यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर होते हैं, कुलपति जिसको हम बोलते हैं, वो उसका जो चेयरमैन होते हैं या उनके द्वारा किसी को नॉमिनेट किया जाता है, ताकि वो उस लाइब्रेरी, जो विश्वविद्यालय ग्रंथालय समिति है, उसके चेयरमैन बन पाए। इसके अलावा जो लाइब्रेरियन है वो जो है उसके सेक्रेटरी होते हैं। इसके अलावा जो सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं, सीनियर प्रोफेसर्स जो हैं वो उस कमेटी के मेंबर होते हैं। और जैसे कि कॉलेज में जो फंडिंग है वो होती है, इसी तरीके से विश्वविद्यालय ग्रंथालय समिति की जो फंडिंग है वो भी यूजीसी के द्वारा या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर जो फंडिंग स्टूडेंट से एज ए फीस या फिर एज ए जुर्माना ली जाती है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिए विश्वविद्यालय ग्रंथालय के उदाहरण जो हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय ग्रंथालय है, जवाहरलाल नेहरू मद्रास विश्वविद्यालय ग्रंथालय है।
तो देखिए आज हमने ग्रंथालयों के प्रकार के बारे में जाना, जैसे शैक्षिक, सार्वजनिक, विशिष्ट और राष्ट्रीय पुस्तकालय होते हैं। इसी तरीके से हमने आज शैक्षिक ग्रंथालयों के बारे में जाना, हमने आज सार्वजनिक ग्रंथालय के बारे में जाना। तो शिक्षार्थियों, अब हम अगले पार्ट में हम जानेंगे, इसी पार्ट के दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि किस तरीके से विशिष्ट ग्रंथालय होते हैं, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, उसके क्या कार्य होते हैं, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, और इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रंथालय जो हैं वो क्या होते हैं और उसको किस तरीके से बनाया जाता है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो अभी जैसे कि हमने पिछले पार्ट में विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरियों के बारे में जाना कि ग्रंथालय जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे शैक्षिक ग्रंथालय, सार्वजनिक ग्रंथालय, विशिष्ट ग्रंथालय और राष्ट्रीय ग्रंथालय। हमने पिछले पार्ट में 2 तरीके की लाइब्रेरी को हमने डिस्कस किया था, जैसे कि सार्वजनिक ग्रंथालय और शैक्षिक ग्रंथालय, जिसमें हमने जाना था कि सार्वजनिक ग्रंथालय जो हैं वो ग्रंथालय होते हैं जो कि पब्लिक के लिए जो है किसी एक लॉ या फिर किसी एक एक्ट के अंदर पास किए जाते हैं और बनाए जाते हैं, जिसमें कि पब्लिक फंड जो है उसको इन्वॉल्व किया जाता है पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद हमने शैक्षिक ग्रंथालय के बारे में जाना था कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संस्थान होते हैं, जैसे कि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, उसमें अलग अलग तरीके के ग्रंथालय होते हैं। विद्यालय के साथ जुड़े जो ग्रंथालय होते हैं उसे हम विद्यालय ग्रंथालय कहते हैं। इसके अलावा जो महाविद्यालय के साथ जो ग्रंथालय जुड़े होते हैं उसको हम महाविद्यालय ग्रंथालय कहते हैं, और विश्वविद्यालय ग्रंथालय जो है वो विश्वविद्यालय के छात्रों को और शोधकर्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। शिक्षार्थियों, आज हम इस लेसन के जो दूसरा भाग है उसमें चर्चा करेंगे विशिष्ट ग्रंथालय और राष्ट्रीय ग्रंथालयों के बारे में। एक्चुअली विशिष्ट ग्रंथालय होते क्या हैं? विशिष्ट ग्रंथालय जो है स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज होती हैं जो कि अपने आप में किसी एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी होती हैं। अब आप देखेंगे कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि जहाँ पे कि साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, या फिर कोई आप देखेंगे स्पेशलाइज्ड एजुकेशन हो रही है, जैसे कि आप आईआईटी की लाइब्रेरी को देखेंगे, आप लॉ यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज को देखेंगे, या फिर आप देखेंगे कहीं कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसको हम विशिष्ट ग्रंथालय, उस लाइब्रेरी को हम स्पेशल लाइब्रेरी में काउंट करेंगे, क्योंकि विशिष्ट ग्रंथालय जो है बेसिकली इनका जो रोल है वो स्पेशलाइज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का है, एक खास तरीके की इंफॉर्मेशन जो कि एक खास तरीके के प्रोफेशन या व्यवसाय के लोगों को जिसकी जरूरत होती है। तो हम देखेंगे कि विशिष्ट ग्रंथालय जो है वो 20वीं सदी के आसपास जो है अस्तित्व में आए थे, और विशिष्ट ग्रंथालय जो है विशेष प्रकार के जो पाठक वर्ग हैं उनको विशेष विषय पर, एक स्पेशल सब्जेक्ट पर जो है सेवाएं प्रदान करते हैं। और ये जो ग्रंथालय हैं इनकी स्थापना संगठनों की सूचनाओं की एक्चुअली में आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, या एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है उसकी इंफॉर्मेशन नीड को विशिष्ट पुस्तकालय पूर्ण करते हैं। अगर आप देखें आमतौर पर जो ये स्पेशल लाइब्रेरी होती हैं ये इंस्टीट्यूशनल रिसर्च और डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज होती हैं, जिसको कि हम अनुसंधान और विकास गतिविधियों के नाम से भी जान सकते हैं, उसके लिए समर्पित होते हैं। और ये नॉर्मल जो किताबें हैं इसके अलावा जो है इसमें और बहुत सारी तरीके के प्रलेख होते हैं, जैसे कि स्पेशलाइज्ड हैंडबुक यहाँ आपको मिलेगी, आपको यहाँ पे तकनीकी प्रतिवेदन मिलेंगे, आपको यहाँ कला की वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन, इसके अलावा संदर्भ ग्रंथ सूचियाँ आपको मिलेंगी, आपको यहाँ नवीन सूचना सेवाएं बुलेटिन मिलेगी, आपको यहाँ पे पत्रिकाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा जो है आपको यहाँ बहुत ही अलग तरीके की स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन रखने वाली किताबें, जैसे कि निर्देशिका, प्रलेख सूचियाँ और अधिग्रहण सूची जो है, इस तरीके की जो लिटरेचर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि विशिष्ट ग्रंथालय होते क्या है, तो हम जानेंगे कि हेरोल्ड ने अपनी पुस्तक लाइब्रेरी साइंस ग्लॉसरी टर्म जो है उसमें स्पेशल लाइब्रेरी को परिभाषित किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि एक जो विशेष ग्रंथालय है वो एक्चुअली विद्युत संगठनों या शोध संस्थानों या औद्योगिक तथा वाणिज्य प्रस्थानों तथा सरकारी विभागों और यहाँ तक कि शैक्षिक संस्थानों द्वारा भी किसी सीमित क्षेत्र में प्रमाणित पुस्तकें तथा अन्य मुद्रित चित्रांकन तथा अभिलेखों सामग्रियों के संग्रह स्थल को कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जितने भी स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं, जितने भी विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं वो स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे कि स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम कह सकते हैं कि कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या फिर आप कह सकते हैं कोई ऐसा शिक्षक संस्थान है जहाँ पे कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड टाइप की जो है पढ़ाई होती है। तो उन सबके साथ जितने भी पुस्तकालय होते हैं उन सबको हम स्पेशलाइज लाइब्रेरी या फिर विशिष्ट पुस्तकालय के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे कि एक्चुअली में जो हमारे जो स्पेशलाइज या विशिष्ट ग्रंथालय हैं
ये बेसिकली बनाए क्यों जाते हैं? ये बेसिकली हमेशा अपने एक पैतृक संस्थान जिसको कि हम जो इंस्टीट्यूशनल जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उनके साथ जो है उनके एक पार्ट होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आप एग्जाम्पल के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस लाइब्रेरी है वो एक स्पेशल लाइब्रेरी है और वो अपने पैतृक संस्थान जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ी हुई है। और यह जो ग्रंथालय होते हैं पूरी तरीके से उनके कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में सहयोग देते हैं। जैसे कि कोई भी अगर पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर पैतृक संस्थान है, उसके जितने भी कार्य हैं, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड है, इन सबको सपोर्ट करने के लिए विशिष्ट ग्रंथालय को बनाया जाता है। अब आप देखेंगे कि विशिष्ट ग्रंथालय जो है ये भिन्न-भिन्न तरीके के प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जितना भी इंफॉर्मेशन जो कि उनके पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है, उसको ये अपने पास जो है प्रोक्योर करते हैं और उसकी एक सूची तैयार करते हैं ताकि एकदम पिन पॉइंटेड और बहुत ही जल्दी के साथ बिना वक्त को खोए उनके जुड़े हुए पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी रिसर्चर्स हैं या जो भी उसके अंदर प्रोफेशनल्स हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही तेजी से प्रोवाइड करें। देखिए, ये जो स्पेशल लाइब्रेरीज है ये शैक्षिक ग्रंथालयों से या फिर हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक ग्रंथालयों से जो है बहुत ही तरीके से भिन्न होते हैं, क्योंकि इसमें इसके जो उपभोक्ता होते हैं वो बहुत ही अलग अनोखे तरीके के प्रोफेशनल जो यूजर्स होते हैं वो इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं और उनको जो नीड होती है, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो बहुत अलग प्रकार की होती हैं। उनको बहुत एडवांस लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वशिष्ठ ग्रंथालय जो है ये अपनी सेवाएं जो है वो एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ यूजर्स को प्रोवाइड करती है, के लिए प्रदान करती है। अब आप देखेंगे कि जो विशिष्ट ग्रंथालय होते हैं ये बहुत अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स, जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट्स इनके पास आपको मिलेंगी, आप इस लाइब्रेरी में ढूंढ सकते हैं। इसमें आप एनालिटिकल क्रिटिकल मटेरियल ढूंढ सकते हैं, मोनोग्राफ ढूंढ सकते हैं, या फिर किसी एक क्षेत्र में पहले समय में जो भी अनुसंधान हुए हैं, जितने भी रिसर्च हुए हैं, आप उसमें रिसर्च रिपोर्ट जो है देख सकते हैं और उसको इकट्ठा करके उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इस लाइब्रेरी में रखा जाता है ताकि उसके जो एंड यूजर्स हैं जिनको की इस जानकारी की जरूरत है उसको वो यूज कर सकें। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये और भी कई तरीके की सेवाएं देती हैं, जैसे कि इंडेक्सेस जो है इसमें बनाए जाते हैं जिसको अनुक्रमणिकाएं बोला जाता है, और इस इंडेक्स के बेसिस पे जितना भी इंफॉर्मेशन अलग अलग जर्नल में अलग अलग किताबों के अंदर जो होता है उसको जो है एक सब्जेक्ट बेस पे उदाहरण की तरह से इसको अरेंज किया जाता है और उसको अरेंज करने के साथ उसको जो है दोबारा से उसको रीपैकेजिंग करके प्रोवाइड किया जाता है ताकि पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर्स को मिल जाए। इसके अलावा जो विशिष्ट ग्रंथालय हैं उसमें इनकी बहुत सारी और दूसरी तरीके की सेवाएं हैं जिसको हम इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज भी कहते हैं। इंडेक्सिंग तो मैंने आपको भी बताया था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो अलग अलग जगह पर अलग अलग जर्नल में जो शोध पत्र जो प्रकाशित होते हैं उनको अलग अलग सब्जेक्ट्स में होते हैं, तो उनके लिए जो है इंडेक्स बनाए जाते हैं ताकि अलग अलग पत्रिकाओं में जो शोध पत्र पब्लिश हुए हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर है उनको एक जगह पर हम संकलित करके अपने एंड यूजर्स को प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज जो है वो भी जो विशिष्ट पुस्तकालय हैं की बहुत ही अनोखी सर्विसेज है, अनोखी सेवाएं हैं। इसके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड बुक किसी एक टॉपिक पर या फिर कोई एक जर्नल के अंदर कोई आर्टिकल स्पेशलाइज्ड टॉपिक पर है, उसका एक छोटा सा पैराग्राफ बनाकर, उसका एक छोटा सी जीस्ट बनाकर, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट बनाकर लाइब्रेरीज के द्वारा तैयार किया जाता है ताकि जो हमारे एंड यूजर्स होते हैं, जो कि हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। इसके अलावा जो संदर्भ और रेफरेंस सर्विसेज और जो रेफरल सर्विसेज जो है वो वशिष्ठ ग्रंथालयों का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है जो कि इनको करना पड़ता है, जो कि वशिष्ठ ग्रंथालय में जो है सेवाओं के अंदर जो है उसका समायोजन किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कैश करंट अवेयरनेस सर्विसेज जो है ये इसका ही एक बहुत ही अनोखा उदाहरण है, क्योंकि जितना भी किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आर्टिकल या जो भी किताब जो भी पब्लिश हुई है उसको जो है अपने एंड यूजर्स को हमें प्रोवाइड करानी होती है। तो इसलिए विशिष्ट ग्रंथालय जो होते हैं उनके जो है रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है और उनको बहुत सारी अलग सुविधाएं जैसे कि अनुवाद सेवाएं, जिसको कि हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन सर्विसेज जो है वो भी कई बार प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि आप देखते हैं साइंस एंड डेवलपमेंट रिसर्च, अगर आप एक सब्जेक्ट देखें तो किसी एक पर्टिकुलर साइंस की ब्रांच में अगर कोई रिसर्च किसी इंस्टीट्यूशन में होती है तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे संसार के किसी भी कंट्री में, किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई रिसर्च हुई है तो उसको एक सरल भाषा में जो कि हमारे रिसर्चर्स जो होते हैं समझ सके उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है।
देखिए अभी हमने जाना कि विशिष्ट ग्रंथालय होते क्या हैं, बट अगर हम इसे देखें तो विशिष्ट विशिष्ट ग्रंथालय जो है वो भी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें सरकारी ग्रंथालय की अगर हम बात करें तो सरकारी ग्रंथालय के अंदर भी विशिष्ट ग्रंथालय होते हैं जो कि सरकारी संस्थानों के साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि संसद की अगर हम बात करें, संसद का जो ग्रंथालय है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लाइब्रेरी जो है, पार्लियामेंट लाइब्रेरी जो नई दिल्ली में है, वो एक विशिष्ट ग्रंथालय के प्रकार में आती है। और इसमें जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जो कानून बनाने के लिए जो एमपीज, जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए जो है ये संसद ग्रंथालय काम करता है। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय की जो लाइब्रेरी है, केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालय जो है वो भी सरकारी ग्रंथालय जो कि विशिष्ट ग्रंथालय के अंदर आती है, हम इसको मान सकते हैं। इसके अलावा समितियों और संस्थानों के ग्रंथालय होते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक समिति लखनऊ जो है वो भी एक विशिष्ट ग्रंथालय के अंदर जो है उसको जाना जाता है। इसके अलावा विश्व काव्य सोसाइटी कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल जो है इस चेन्नई, इसमें भी इसकी जो लाइब्रेरी है उसको भी हम एक स्पेशल लाइब्रेरी के रूप में जान सकते हैं। इसके अलावा देखिए अभी हमने जाना कि सरकारी ग्रंथालय और समितियों और संस्थाओं के जो ग्रंथालय हैं वो भी विशिष्ट ग्रंथालयों के कुछ प्रकार हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो औद्योगिक और वाणिज्य संगठन है, जैसे कि बिजनेस और कॉमर्स से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी लाइब्रेरीज को भी हम स्पेशल लाइब्रेरीज के रूप में हम जानते हैं। जैसे कि अगर आप देखें लार्सन एंड टुर्बो ग्रंथालय है जो मुंबई का, वो जो है औद्योगिक और वाणिज्यिक संगठन की जो लाइब्रेरी है उसको हम विशेष ग्रंथालय के रूप में जानते हैं। इसके अलावा भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ग्रंथालय भी एक विशिष्ट प्रकार की लाइब्रेरी है। जो चौथे प्रकार की जो विशिष्ट ग्रंथालय का प्रकार है वो है अनुसंधान संगठन। इसका मतलब जो है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की अगर आप बात करें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली, और इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ICAR नई दिल्ली, ये जो है अनुसंधान संगठन की लाइब्रेरीज हैं जो कि विशिष्ट ग्रंथालय के प्रकार में इसको हम काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने जाना था कि विशिष्ट ग्रंथालय जो है कुछ शैक्षिक संस्थानों की लाइब्रेरीज जो होती हैं उनको भी हम विशिष्ट ग्रंथालय में हम जो है काउंट कर सकते हैं, उसके एक प्रकार के रूप में हम मान सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि IIT जिसे हम कह सकते हैं, नई दिल्ली है, चाहे चेन्नई है, मुंबई है, कानपुर है, ये इन सब की जो IITs की जो लाइब्रेरीज है, ये है तो शैक्षिक संगठन, बट ये विशिष्ट ग्रंथालय के अंदर जो है इनको काउंट करते हैं। इसके अलावा अगर आप शैक्षिक संस्थान में की अगर बात करें तो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की जो लाइब्रेरी है, या लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी है, ये भी विशिष्ट ग्रंथालय के अंदर जो है इसको हम जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो अलग तरीके का जो प्रकार है वो सार्वजनिक ग्रंथालय है। ये देखिए सार्वजनिक ग्रंथालय के अंदर भी जो विशिष्ट ग्रंथालय जो है वो जो है बनाए गए हैं और उसमें उसको आंका जाता है, जैसे कि न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क साइंस डिवीजन जो है वो एक्चुअली में साइंस डिवीजन जो न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी का है वो एक विशिष्ट प्रकार का ग्रंथालय है जो कि साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार से अगर आप दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में देखें तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर भी बहुत सारे जो है विशिष्ट विभाग हैं जो कि अलग अलग तरीके की सर्विसेज जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ और लाइब्रेरीज भी हैं, जैसे कि IIPM ग्रंथालय लाइब्रेरी है, जैसे कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान जैसे इम्यूलॉजी सर्विसेज की जो लाइब्रेरी है, ये भी विशिष्ट ग्रंथालय के रूप में आते हैं। तो अगर आप देखेंगे विशिष्ट ग्रंथालय जो है ये अधिकतर जो है देशों में जो राष्ट्रीय ग्रंथालय हैं या फिर राष्ट्रीय संशोधनों का रखरखाव करते हैं, और जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड हो, तो उन जितना भी किसी भी देश के जो बहुत महत्वपूर्ण और इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सब की जो लाइब्रेरीज जो है उसको हम विशिष्ट ग्रंथालय या फिर स्पेशल लाइब्रेरी के रूप में हम इसको जान सकते हैं। और देखिए इसमें राष्ट्रीय ग्रंथालय या अब इसमें आप देखेंगे विशिष्ट ग्रंथालय जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इनकी जो सर्विसेज हैं वो उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज किया जाता है जिनको के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव है, जैसे कि डिफेंस सर्विसेज के लोग हैं, या फिर आप मान लीजिए मेडिकल, जैसे कोरोना टाइम जब जो आया है उस समय में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी, जबकि इसके लिए जो है वैक्सीन्स को बनाना था, तो उस सब तरीके का जो लिटरेचर है वो सब लिटरेचर जो है विशिष्ट ग्रंथालयों द्वारा ही अपने एंड यूजर्स को या फिर अपने प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड किया गया।
तो ये तो हमने चर्चा की विशिष्ट पुस्तकालयों के बारे में। जो हमारे चौथे प्रकार के जो पुस्तकालय होते हैं वो राष्ट्रीय ग्रंथालय होते हैं, और राष्ट्रीय ग्रंथालय जिनको कि हम नेशनल लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है, और लगभग प्रत्येक राष्ट्र में, प्रत्येक नेशन में जो है एक जो राष्ट्रीय ग्रंथालय जो है उसको स्थापित किया जाता है। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतनी सारी पब्लिक लाइब्रेरीज भी है हमारे पास, इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी भी है, शैक्षिक लाइब्रेरी भी है हमारे पास, स्पेशल लाइब्रेरी भी, फिर राष्ट्रीय ग्रंथालय क्यों? इसको बनाने की इसकी जो जरूरत है हमें किस लिए होती है? तो देखिए, सबसे पहले ये जानने के लिए हम जानते हैं कि राष्ट्रीय ग्रंथालय होते क्या हैं। देखिए, राष्ट्रीय ग्रंथालय जो है किसी भी देश की जो सरकार है उस देश के सरकारी कोष से, मतलब जो गवर्नमेंट फंड से जो है वो बनाती है, और उस देश के एक्चुअली में जो इसको बनाने का जो मेन कारण, जो प्रमुख कारण होता है, इसलिए होता है कि उस देश की जो सूचनाएं होती हैं उसको भंडार करने के लिए, उन सबको कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए जो है इस लाइब्रेरी को बनाया जाता है। और राष्ट्रीय ग्रंथालय जो है एक्चुअली में ये बुक इश्यू रिटर्न बहुत लिमिटेड मात्रा में, मतलब बहुत सीमित संख्या में ही पुस्तकों को ये देती है, वो भी किसी शर्तों व नियमों के अंतर्गत देती है। वैसे नॉर्मली जो है राष्ट्रीय ग्रंथालय जो होता है वो इश्यू रिटर्न जो है वो वहां पर किताबों का नहीं होता, परंतु इसके बावजूद भी इनका जो रोल है, इनकी जो भूमिका है वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि ये जितना भी दुर्लभ या फिर मूल्यवान या फिर महत्वपूर्ण कृतियां होती हैं, जो अभिलेख होती हैं, जो कि नागरिकों को जो नागरिकों की इंफॉर्मेशन या किसी भी नागरिक को किसी भी देश से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उसको संजो कर रखने के लिए, फ्यूचर के लिए, उस लिए इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर हम राष्ट्रीय ग्रंथालय की डेफिनेशन या परिभाषा की बात करें तो एक्चुअली ये एक इस प्रकार की लाइब्रेरी होती है जिसमें सरकारी कोष से स्थापित किया जाता है, और इसका जो प्रबंधन होता है वो बेसिकली एक कोई नेशनल बॉडी या फिर कोई एक नेशनल मिनिस्ट्री के अंडर इसको किया जाता है, और ये बेसिकली इसको नेशनल लाइब्रेरी को संपूर्ण राष्ट्र को सेवा प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। और इसमें जो पुस्तकें जो है सिर्फ रेफरेंस के लिए किताबें होती हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड किताबें इसमें नहीं होती, इसमें किसी एक देश से रिलेटेड और सारी रेफरेंस बुक्स को जो है रखा जाता है। और आमतौर पर जो किसी एक कॉपीराइट, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर कॉपीराइट एक्ट के अंदर जो है इसमें किताबों को जितनी भी किताबें जो पब्लिश होती हैं ऑल ओवर इंडिया में, भारत के अंदर जितनी भी किताबें पब्लिश होती हैं उसमें एक लॉ के अंडर जो है कंपलसरी इसको एज ए डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बनाया जाता है, और जितनी भी किताबें कोई भी पब्लिशर किसी भी भारत के किसी भी कोने में, अगर भारत से रिलेटेड हो या भारत से रिलेटेड नहीं भी हो, बट वो भारत के अंदर अगर पब्लिश कर रहा है तो कंपलसरी जो है उनको उसकी एक प्रति, एक कॉपी जो है इस लाइब्रेरी में भेजना जरूरी होता है। तो आप देखिए, इस लाइब्रेरी की जो कलेक्शन है वो कलेक्शन डेवलपमेंट, मतलब कि किताबों को या पुस्तकों को या फिर कोई भी मल्टीमीडिया मटेरियल जो भी भारत में पब्लिश हुआ है या भारत से रिलेटेड, भारत के बाहर पब्लिश हुआ है, उसको ये लाइब्रेरी कैसे लेती है। तो देखिए, एक तो कानून हुआ भारत के अंदर जो एसेंशियल डिपॉजिटरी लॉ है, उसके अंदर जो है आपको उस किताब को पब्लिश, जो भी इंडिया के अंदर पब्लिश हुई है उसको आपको सबमिट करना ही है। बट इसके अलावा जो दूसरा प्रकार है जिस तरीके से अपनी जो ये लाइब्रेरी जो किताबों को खरीदती है वो है परचेजिंग। जितनी भी किताबें, जितनी भी सूचनाएं किसी भी फॉर्म में, प्रिंट या नॉन प्रिंट फॉर्म में, अगर भारत से रिलेटेड है या किसी भी कंट्री से रिलेटेड है और वो उस कंट्री के बाहर वहीं पब्लिश होती है, तो उसका रिकॉर्ड, उसका एक्चुअली में कंपाइलेशन करने के लिए, उसको प्रोवाइड करने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए जो है ये लाइब्रेरी, जो राष्ट्रीय ग्रंथालय होते हैं, ये उसको परचेज करते हैं। तो अच्छा, परिभाषा के बिहाव पे हम ये जानेंगे कि राष्ट्रीय ग्रंथालय के उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है। एक्चुअली राष्ट्रीय ग्रंथालय जो है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, अपने देश के सभी नागरिकों के द्वारा स्वदेश में या फिर विदेश में प्रकाशित या देश से संबंधित अगर किसी अन्य देश में भी कुछ भी प्रकाशित हुआ है या कोई मुद्रित हुआ है, मतलब कोई पब्लिश हुआ है या फिर नॉन पब्लिश्ड मटेरियल है जो कि डिजिटल फॉर्मेट में है, उसको पहचान कर उसको प्रोक्योर करना है, उसको जो है अरेंज करना है और उसको जो है स्टोर करना है, ताकि उसको पुनः प्राप्ति की जा सके। जब भी कभी भी किसी भी समय में देश में उस इंफॉर्मेशन या उस किसी पर्टिकुलर बुक की रिक्वायरमेंट हो, तो उसकी एक कॉपी जो है वो हमें नेशनल लाइब्रेरी में मिल जाए। तो शिक्षार्थियों, ये आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो हमारी राष्ट्रीय ग्रंथालय है वो जो है कलकत्ता में है, और उसका जो कलेक्शन है वो कई मिलियंस बिलियंस में है,
और जितनी भी किताबें हमारे देश में पब्लिश होती है उसकी एक कॉपी जो है एक लॉ के अंडर, जिसको कंपलसरी डिपॉजिट एक्ट बोलते हैं, उसमें बुक्स की एक कॉपी जो है वहाँ भेजना कंपलसरी होता है। और इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन इंडिया से रिलेटेड इंडिया के बाहर पब्लिश होती है उसको जो है वहाँ से प्रोक्योर या उसको परचेज करने के लिए हमारी जो नेशनल लाइब्रेरी है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए, अगर हम राष्ट्रीय ग्रंथालय के उद्देश्य और कार्यों की चर्चा कर रहे हैं तो 1964 में एक मनीला में एक रीजनल सेमिनार जो है वो ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसमें कि राष्ट्रीय ग्रंथालयों के उद्देश्य और उसके कार्यों के बारे में बताया गया था। तो ये जो बेसिकली जो एक राष्ट्रीय ग्रंथालय है ये राष्ट्र के ग्रंथालयों का नेतृत्व प्रदान करता है। जितने भी ग्रंथालय जो पब्लिक लाइब्रेरी हो गई या फिर जो जितने भी प्रकार के जो ग्रंथालय होते हैं उनके नेतृत्व के लिए ये एक कार्य करता है। इसके अलावा देश में जारी किए गए सभी प्रकाशनों के लिए स्थायी संग्रह के रूप में सुनिश्चित सेवा प्रदान करता है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जितने भी पब्लिकेशन जो है हमारे देश में होते हैं उन सबको एक जगह जो है संग्रह करने का कार्य जो है राष्ट्रीय ग्रंथालय करता है। इसके अलावा अनेक प्रकार की सामग्री का भी अधिग्रहण करता है जो कि देश के बाहर जो है प्रिंट होती है, जब देश के बाहर जो है वो पब्लिश होती है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय ग्रंथालय है वो संदर्भ जो कि रेफरेंस सर्विसेज जो है वो भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर बुक या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं किसी एक इंस्टीट्यूशन को चाहिए, एक किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए या किसी एक पर्टिकुलर रिसर्चर को चाहिए और वो इंडिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो नेशनल लाइब्रेरी से किसी भी एक ऑफिशियल प्रोसीजर के थ्रू उस वहाँ से उस इंफॉर्मेशन को उसको प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जो नेशनल लाइब्रेरी या फिर राष्ट्रीय ग्रंथालय के जो बहुत ही प्रमुख उद्देश्य और जो कार्य होता है ये सरकार को सेवा प्रदान करता है। सरकार को कभी भी किसी लॉ से रिलेटेड या किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी किसी भी एक ऐसी सूचना की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है जो कि देश के बाहर या देश के अंदर बनी है तो पब्लिश हुई है, तो उसके लिए भी इस ग्रंथालय को यूज़ किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि राष्ट्रीय ग्रंथालय जो है वो एक राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो हर तरीके की जो राष्ट्र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, किसी एक देश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसको प्रोक्योर करते हैं। तो हमारे भारत में अगर हम, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, भारत का जो राष्ट्रीय ग्रंथालय है जिसको कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहा जाता है वो जो है कैलकाटा में है। इसी तरीके से अगर हम अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है वो वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथालय कहलाता है। इसके अलावा ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है वो यूके का राष्ट्रीय ग्रंथालय कहलाता है। कनाडा में भी अपना एक राष्ट्रीय ग्रंथालय है। इन सभी की जो वेबसाइट है, आप जब भी अपना रीडिंग मटेरियल आप देखेंगे जो कि NIOS की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पे रीडिंग मटेरियल के अंदर उनकी वेबसाइट दी होगी। और शिक्षार्थियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन राष्ट्रीय ग्रंथालयों की जो कि भारत, USA, UK और कनाडा में है, कनाडा की जो राष्ट्रीय ग्रंथालय के बारे में जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की है, आप उनकी वेबसाइट्स ओपन करें और आप देखें कि उसमें क्या क्या मटेरियल और क्या क्या सर्विसेज और क्या क्या जो रिसोर्सेज जो हैं उनके पास अवेलेबल है। आप उनको अगर आप वेबसाइट ओपन करके इन सबको देखेंगे तो आपका जो ज्ञान है उसमें बहुत अच्छे से वृद्धि होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से जो राष्ट्रीय ग्रंथालय हैं उनकी गतिविधियों में बहुत विस्तार हो गया है। पहले क्या था, एक सिंपल, जैसे कि हमने बताया, हमने अभी चर्चा की है कि राष्ट्रीय जो ग्रंथालय होते हैं वो अपने राष्ट्र में अपने राष्ट्र में जो प्रकाशित जितनी भी मटेरियल है उसको, जितनी भी किताबें हैं, जितना भी रिसर्च मटेरियल है उसका एक कॉपी रखते हैं और अपने राष्ट्र से रिलेटेड अगर कुछ बाहर पब्लिश हुआ है उसकी कॉपी रखते हैं। परंतु पिछले कुछ दशकों से जो हमारे राष्ट्रीय ग्रंथालय होते हैं उनकी गतिविधियों में बहुत आगे तरीके का विस्तार हुआ है। अब इस विस्तार से क्या हुआ है कि बहुत सारी जो लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी जो राष्ट्रीय ग्रंथालय है, वो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल, उनका जो कार्य क्षेत्र है वो उन्होंने उसको बढ़ा दिया है। जैसे कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ नेशनल लाइब्रेरीज है और वो अपनी सेवा, अपनी जो उनकी जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत चेंज हो गए हैं। वो अलग अलग विषयों पर जो है स्पेशलाइज जो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग विषयों पे वो कुछ अपना कलेक्शन रखने लगे हैं। वो अलग अलग तरीके के समूहों को, अलग अलग स्पेशल ग्रुप्स को जो है वो उन्होंने सर्विसेज देना शुरू किया है। इसके अलावा जो उनके पास जो सामग्री, जो भी उनके पास कलेक्शंस हैं, उसको भी वो भी स्पेशल जो उनके पास कलेक्शंस जो उनको उन्होंने डेवलप किया है, या फिर वो किसी भौगोलिक क्षेत्र अथवा किसी सांस्कृतिक समूह को सेवा प्रदान करने वाले जो कार्य हैं जो उन्होंने जो है शुरू किए हैं। तो अगर हम देखेंगे कि कार्य पर आधारित अगर हम बात करें
तो इश्यू रिटर्न की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने जाना था कि ब्रिटिश जो कि नेशनल लाइब्रेरी है, जो कि राष्ट्रीय ग्रंथालय है, वो इश्यू रिटर्न नहीं करते, बट ब्रिटिश लाइब्रेरी का जो लैंडिंग डिवीजन है जो कि यूके में है, वो इश्यू रिटर्न भी करता है। उन्होंने इश्यू पब्लिक जो कि उनके मेंबर बनते हैं उनको उन्होंने बुक इश्यू रिटर्न करना भी शुरू कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश लाइब्रेरी का जो लैंडिंग डिवीजन है वो टोटली ऑटोमेटेड है। अगर आपको कोई बुक चाहिए, आप अगर ब्रिटिश लाइब्रेरी के मेंबर हैं और आपको कोई बुक चाहिए, तो आपको जो उनका ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है उसमें एक रिक्वेस्ट आपको टाइप करना है, आपको बताना है कि बुक आपको चाहिए, और इवन वो जैसा ही वो रिक्वेस्ट आपके सिस्टम से वो लेता है तो वह टोटली जो है वो जो लाइब्रेरी है वो रोबोटिक लाइब्रेरी है, और अंदर से रोबोट जो है वो रोबोटिक मशीन्स जो है वो उन किताब को शेल्फ से लेते हैं और आपको एक प्रोसेस के थ्रू, एक पुली चेन के थ्रू जो है एक जो गतिमान जो प्लेट होती है उसके थ्रू वो किताब रख के आप तक पहुंच जाती है। तो देखिए किस तरीके से समय के साथ साथ जो स्पेशल लाइब्रेरीज हैं उनके जो रोल्स हैं वो खत्म होने जा रहे हैं, वो चेंज होने जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए अगर आप देखेंगे कि विषय आधारित भी जो कुछ लाइब्रेरीज हैं, जो राष्ट्रीय ग्रंथालय है, वो अपने रोल को जो है कुछ स्पेशल विषय या स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर भी जो है राष्ट्रीय ग्रंथालय जो है ओपन हो गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी जो भारत की है, जैसे है तो वो राष्ट्रीय ग्रंथालय, बट वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर है। इसी तरीके से आप देखेंगे नेशनल एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी यूएसए है, वो स्पेशल लाइब्रेरी, वो है एक राष्ट्रीय ग्रंथालय नेशनल लाइब्रेरी, बट उनका जो रोल है वो एक तरीके से स्पेशल लाइब्रेरी की तरह भी आने लगा है। इसी तरीके से आप देखेंगे नेशनल लाइब्रेरी द ब्लाइंड यूके जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूजर्स, एक जैसे दृष्टिहीन जो हमारे स्टूडेंट हैं या फिर शिक्षक हैं, उन लोगों के लिए उस तरीके से वो लोग उसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ वेल्स है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके सर्बिया है, ये एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र या फिर एक राज्य या फिर एक सांस्कृतिक समूह जो है उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कार्यों की अगर साझेदारी की बात करें तो स्टेट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स डेनमार्क जो है एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, बट ये फिर भी जो है एक राष्ट्रीय ग्रंथालय के रूप में कार्य कर रही है। अब देखिए एक विशिष्ट ग्रंथालय जो है और एक राष्ट्रीय ग्रंथालय जो है ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब जैसे कि हमने आज जो दो तरीके के ग्रंथालयों के बारे में डिस्कस किया है, एक्चुअली विशिष्ट ग्रंथालय जो होते हैं वो उनका अधिग्रहण एक्चुअली में जो उनका जो अधिग्रहण है, जो कि किताबें प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है या फिर जो उनकी जो उपयोक्ता है, उनके जो यूजर्स हैं, वो बिल्कुल विशेष मतलब स्पेशल तरीके की इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है। जबकि राष्ट्रीय ग्रंथालय में ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय ग्रंथालय में सभी भाषाएं, मान लीजिए जैसे भारत है, अगर उसमें अलग अलग तरीके की भाषाएं हैं तो सभी भाषाओं की और सभी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो किताबें जो पब्लिश हुई हैं, वो जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो शिक्षार्थियों देखिए हमने आज के चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा। आज की जो लेसन 2 हमने किया, इसमें हमने जाना कि अलग अलग तरीके के ग्रंथालय कैसे होते हैं। हमने प्रत्येक प्रकार के ग्रंथालय जैसे कि शैक्षिक, स्पेशल लाइब्रेरी, विशिष्ट, सार्वजनिक और राष्ट्रीय इन सब की परिभाषाओं के बारे में जाना, और हमने जाना कि इसमें किस किस तरीके के यूजर्स होते हैं और इसमें किस किस तरीके के जो मटेरियल्स जो हैं, किस किस तरीके के जो सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा देखिए आप जब इस चैप्टर को, इस लेसन को पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके दिमाग में आएंगे, जैसे कि विश्वविद्यालय के कौन कौन से प्रकार होते हैं, या फिर विश्वविद्यालय ग्रंथालय की उपयोग यूजर्स जो हैं या उपयोक्ता कौन कौन होते हैं, या फिर विशिष्ट ग्रंथालय द्वारा प्राप्त दी जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी होती है। देखिए ये सारी चीजें जब जो क्वेश्चंस, जो क्यूरियोसिटी आपके अंदर आएगी, जब इस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे, इस लेक्चर को आप सुन लेंगे, तो ये सारी क्यूरियोसिटीज का जो जवाब है वो आपको मिल जाएगा। तो शिक्षार्थियों आज आपके समय के लिए धन्यवाद। मैं डॉक्टर आकाश सिंह, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से। अब हम मिलेंगे आपको नए पार्ट में एक नए लेक्चर के साथ।